बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं बीए द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में। और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर वन आप लोगों ने देखा होगा। पेपर टू का जो है मॉडल पेपर है ये, अर्थात हल मॉडल पेपर है सैन्य विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र का। तो बात करेंगे हम सैन्य विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, उन समस्त पहलुओं पर चर्चा की जाएगी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो उनको मैं आपको दिखाने का प्रयास, उन कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, प्रश्न पत्र में आने वाले हैं, उनके उत्तर को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास रहेगा। निश्चित तौर पर वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोगों को समन्वयता के साथ, आप लोगों को धैर्यता के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, ताकि आपको बहुत सारा ज्ञान जो है डिलीवर हो सके। आप अच्छे तरीके से अपने ज्ञान जो पुंज है आपका, या फिर जो आपका मस्तिष्क है, उसका विस्तार कर सकें और अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को समझ सकें और इसी प्रकार से अच्छे अंक प्राप्त करें, यही हमारी कामना भी है। तो बीए सेकंड ईयर द्वितीय वर्ष, अर्थात जो बीए द्वितीय वर्ष, बीए पार्ट टू, बीए सेकंड ईयर, जो भी आप उचित समझें बोल सकते हैं, 2022 का ये मॉडल पेपर है। और हल मॉडल पेपर आपको दिखाने का प्रयास। पेपर टू का नाम आपके है राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे उसको दिखाने का प्रयास। परीक्षा से पहले एक बार जरूर इस मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से 100% परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। आइए देखते हैं कि जो है आपके जो है किस प्रकार से पेपर है। ये मॉडल पेपर है। देखिए यहाँ पर आपका पेपर जो आएगा वो 3 खंडों में बटा हुआ होगा, खंड आ, बा और सा, यानी कि ए, बी एंड सी। ओके, खंड आ से आती है लघु उत्तरीय, यानी कि खंड सेक्शन ए से बात की जाए तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो पूछे आते हैं वो आते हैं, जिनको आपको लगभग आपके 1.5 नंबर का वो प्रश्न होगा, चूंकि आपका प्रैक्टिकल भी होता है। 75 नंबर का पूर्णांक होगा आपका। और बात की जाए 10 क्वेश्चन होंगे आपके अति लघु उत्तरीय के, उनके 10 के 10 करने होंगे उत्तर। 50 शब्दों में एक प्रश्न का आपको लिखना होगा। इस प्रकार से सेक्शन बी में हम प्रवेश करेंगे। और सेक्शन बी की जब हम बात करते हैं, यानी कि खंड बा की, तो खंड बा में आप देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको सामना करने को मिलेगा। और लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात की जाए तो लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको कितने शब्दों में लिखना है भाई? लघु उत्तरीय प्रश्नों को 200 शब्दों में लिखना है, और उसके लिए आपको 8 नंबर लगभग मिलते हैं। और उसके बाद में 5 प्रश्न में से करने होंगे। मजेदार बात यह होती है कि उसमें जो अथवा करके प्रश्न दिया होता है, अर्थात एक प्रश्न का दिया हुआ है और दूसरा प्रश्न अथवा करके दिया था। अगर वो प्रश्न आपको नहीं पता तो उसके नीचे वाला अथवा के नीचे वाला कर दीजिए, अगर वो भी नहीं पता तो अथवा के ऊपर वाला कर दीजिए। इस प्रकार से डबल बेनिफिट होता है। तो कहीं ना कहीं पे बड़ी अच्छी सुविधा है, बड़ी अच्छी बात है इसको लेकर के। तो ये है। और दीर्घ उत्तरीय की बात की जाए तो खंड सा में जब आप प्रवेश करेंगे, यानी कि सेक्शन सी में, तो आपको देखने को मिलेगा क्या भाई? तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो आपको मिलेगा देखने को दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न, अर्थात जो है आपके लॉन्ग आंसर होते हैं। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो लॉन्ग आंसर आपके सेक्शन सी से, और उसके बाद में जो शॉर्ट आंसर होते हैं वो सेक्शन बी से, और जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं वो सेक्शन ए से पूछे जाने हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपके पेपर में तमाम सारे प्रश्न आएंगे और आप करिएगा बड़े अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। अब आइए हम बात करते हैं कौन कौन से प्रश्न आएंगे। सेक्शन सी के हम बात करते हैं। ओके, तो सेक्शन सी की हम बात करते हैं भाई। देखिए सेक्शन सी की अगर हम बात करें, देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रश्न यहाँ से आपको करने हैं। खंड आ की अगर बात की जाए तो खंड आ यानी कि 50 शब्दों में लिखना है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, उसके 10 खंड है, 10 के 10 को आपको करने हैं। देखिए पहला आपसे कह रहा है, पहला कह रहा है कि प्रक्षेप अस्त्र जो होता है वो क्या है, यानी प्रक्षेपास्त्र। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ऐसे आपको एग्जाम्स में लिखे हुए प्रश्न मिलेंगे। प्रक्षेपास्त्र जो है आपका फुल स्टॉप लगा हुआ है, यानी कि आपका पूर्ण विराम। तो कहने का मतलब यहाँ पर ही कि प्रक्षेपास्त्र के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। प्रक्षेपास्त्र है क्या? तो प्रक्षेपास्त्र की अगर हम बात करें तो प्रक्षेपास्त्र जो होता है, ये जो परमाणु जो वार के, यानी कि जो युद्ध होते हैं, अर्थात जैसे कि जो परमाणु युद्ध होते हैं उसमें जो युद्ध करने वाले लोग होते हैं, अर्थात उनको क्या कहता है, जो हेड होते हैं वार के, अर्थात जो प्रक्षेपास्त्र जो होता है, जो परमाणु वार हेड होते हैं, उनको जो होता है युद्ध स्थल तथा अपने लक्ष्य तक ले जाने के लिए सबसे अच्छे साधन के रूप में वो मानता है। ये एक प्रकार से प्रक्षेप माने होता है भेजना, अस्त्र माने होता है अस्त्र।
तो जब मिसाइलों में भर करके जो गोले अपने यहाँ से युद्ध स्थल से दूसरे यहाँ पे फेंके जाते हैं वही होता है प्रक्षेपास्त्र। प्रक्षेप मतलब दूर से फेंके गए, और प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। अर्थात जैसे यहाँ से अगर कोई वस्तु आप फेंकेंगे तो इस प्रकार से जाया करके यहाँ पर गिरेगी। तो जो इस प्रकार से अस्त्र फेंके जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। ठीक, तो ये तो एक प्रकार से जो है डायग्राम के माध्यम से हमने समझाया। लेकिन अगर आपको और अच्छे तरीके से थ्योरी मॉडल में लिखना है तो क्या लिखेंगे आप लिखिएगा कि प्रक्षेपास्त्र परमाणु वारहेडों को युद्ध स्थल तक तथा अपने लक्ष्य तक के लिए जाने के लिए सबसे अच्छे साधन है। साधारणतया आप लिखेंगे कि शत्रु की ओर से फेंके जाने वाले गोले, समझ गए ना। आप देखे होंगे बाहुबली मूवी में या फिर इसी प्रकार से और भी मूवी में जो है गोला वगैरह फेंके जाते थे। पहले गोले में आग लगा दिया, फिर गोले वैसे फेंक दिए थोड़ा सा जो है किसी में फंसा करके, और थोड़ा सा जैसे गुलता आप लोगों ने देखा होगा गांव में, पहले छोटे थे तो आप लोग चिड़िया उड़िया मारने के लिए जो है खेतों में लगाया करते थे, तो गुलता जिसको गुलेल कहते हैं। तो उसी गुलेल जिस प्रकार से छोटी सी मिट्टी के एक प्रकार से जो कंकड़ पत्थर होता है उसको आप मारते थे, ठीक इसी प्रकार से बड़े बड़े पत्थरों को क्या करते थे, इसी गुलेल प्रक्रिया की भांति लोग जो युद्ध में प्रयोग किया करते थे, तो खास करके उसको भी हम प्रक्षेपास्त्र, चूंकि वो भी प्रक्षेप पे होता था। तो इसी प्रकार से आप बोलेंगे कि शत्रु की ओर से फेंके जाने वाले गोले, वायुयान से छोड़े जाने वाले जो बम होते हैं वो भी इस श्रेणी में आते हैं, जो रॉकेट होते हैं वो भी आते हैं। तो रॉकेट से छोड़े जाने वाले जो अस्त्र होते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, यही सभी आपके प्रक्षेपास्त्र कहलाते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गया होगा प्रक्षेपास्त्र क्या है। लेकिन आगे आप ये भी लिख सकते हो कि परंतु आजकल प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग नियंत्रित अर्थ के रूप में अगर आप बात कीजिए तो किया जाता है। अतः व्यवहारिक रूप से प्रक्षेपास्त्र नियंत्रित प्रक्षेपों के लिए प्रयुक्त होता है। और अगर बात की जाए वास्तव में, तो वास्तव में इस नवीन शस्त्र ने लोगों को क्या कर दिया है, भ्रम में डाल दिया है। लोग इसको अनेक अर्थों से संबोधित करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे अब जो है इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं, लेकिन अनेक अर्थ मतलब कि इसका कई जो है अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हैं। लेकिन ये एक प्रकार से बेटर रहा है जब भी इसका प्रयोग हुआ है जो है प्रक्षेपास्त्र का, तो बेटर रहा है कि दूर कहीं दूर दराज इलाके में बैठ करके और शत्रुओं की सेना पर जो कि उमड़ी घुमड़ी हुई आ रही है उन पर डायरेक्ट प्रहार किया जाए, तो उससे क्या होता है, क्षति ज़्यादा होती है, जो आपका क्या होता है, शत्रु होता है। तो ये बढ़िया एक प्रकार से विधि मानी जाती है प्रक्षेपास्त्र। ओके, अनेक अर्थों में इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय हित से आप क्या समझते हैं, बताइए। राष्ट्रीय हित क्या है भाई, राष्ट्रीय हित की बात की जाए कि नहीं, अपने राष्ट्र का हित हो वही राष्ट्रीय हित है। लेकिन लिखेंगे कैसे, आप इसको लिखिएगा, क्या लिखेंगे कि राष्ट्रीय हित की एक व्यापक अवधारणा ये है कि एक राष्ट्र का अस्तित्व जिन तत्वों पर निर्भर करता है वे सभी राष्ट्रीय हित के अंतर्गत आएंगे। ओके, कौन कौन से राष्ट्रीय हित के अंतर्गत आएंगे, एक राष्ट्र का अस्तित्व जिन तत्वों पर निर्भर करता है कि सारा का सारा देश एक ही हो जाए, अर्थात एकता जिस राज्यों में हो, राज्य बहुत सारे हैं, अब वो सारे के सारे राज्य मिलकर के करें कि नहीं एक ही देश होना चाहिए, सारे के सारे जो है उसमें प्राणी जो निवास कर रहे हैं, जो मतलब कि जो मनुष्य निवास कर रहे हैं वो सोचे कि हाँ ये मेरा ही है, हम की भावना हो उसमें कि ये जो है ये हमारा है। तो इस प्रकार से जब होता है तो उसी को राष्ट्रहित कहते हैं। तो ऐसे तत्व जो कि एक राष्ट्र का अस्तित्व जिनसे होता है वे सभी राष्ट्रीय हित के अंतर्गत आते हैं। और खास करके बात की जाए राष्ट्रीय हितों की, तो राष्ट्रीय हितों की गिनती करना बात की जाए अथवा उन्हें कुछ शब्दों में बांधना, उनके साथ अन्याय करना होगा। क्योंकि जब हम किसी राष्ट्र के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, जब हम किसी राष्ट्र के हितों की व्याख्या करते हैं तो होता क्या है कि जब परिभाषा देने चलते हैं हम, तो तमाम प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे सामने खड़ी होती हैं। और कौन कौन सी समस्याएं हैं मैं आपको बता दूं, आप लोग बड़े ध्यान सुनिएगा। जब भी किसी देश की राष्ट्रीय हित की बात कब क्या हो कुछ पता नहीं, समय और जो है परिस्थिति और इसके साथ जो होता है काल के साथ, इन सभी के साथ क्या होता है, इसका भी परिवर्तन हो जाता है। और कब क्या परिभाषा हो इसकी पता नहीं, तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इस हिसाब से देखिए कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होती है जब हम राष्ट्रीय हित की परिभाषा देते हैं। क्योंकि पहली बात तो ये पहली समस्या कि राष्ट्रीय हित एक नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, अनेक होते हैं। राष्ट्रीय हित क्या होते हैं, एक नहीं होता, अनेक होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग मूवी बना करके उसमें राष्ट्रीय हित दिखा रहे हैं कि हाँ राष्ट्र हित उसमें है। बहुत सारे लोग सेना वाले हैं, वो वहाँ पर जो है निवास कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर रक्षा कर रहे हैं देश की, तो वो एक प्रकार से राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं।
बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मान लेते हैं कोई पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे है तो अपने बच्चों मतलब कि देश को आगे बढ़ा रहा है, वो भी राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से कोई युद्ध मतलब कि सैनिक या फिर और तमाम प्रकार के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य करके अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने देश का हित करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे राष्ट्रीय हित एक नहीं है, अनेक हैं। ओके, तो ये पहली समस्या खड़ी होती है इसमें। दूसरी समस्या ये है कि प्रत्येक राष्ट्र के हित अलग अलग होते हैं। क्या? प्रत्येक देश के हित क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ऐसे में राष्ट्रहित की परिभाषा देना, चूंकि सभी राष्ट्रों में वही परिभाषा चलेगी, हो सकता है अलग अलग विद्वान हो सकता है पढ़े उसको, तो कहीं ना कहीं पे अलग अलग देशों में अलग अलग राष्ट्रीय हित की परिभाषा होती है। इसीलिए फिर अलग अलग देशों में अलग अलग राष्ट्रीय हित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक देश के हिसाब से राष्ट्रीय हित की परिभाषा देना सर्वदा अनुचित होगा। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस प्रकार से अगर हम राष्ट्रीय हित की परिभाषा देंगे तो वो भी बेटर नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रकार से हम इन समस्याओं को गिना करके वहां से बगल हो सकते हैं, आसानी से एग्जामिनर प्रसन्न हो जाएगा, अच्छे नंबर आपको दे देगा। तीसरी समस्या आप गिनवा दीजिएगा कि राष्ट्रीय हित क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि परिवर्तित होते रहते हैं। क्या होता है कि समय और परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रीय हित बदलते रहते हैं, हमने शुरुआत में ही आपको बताया। तो तीसरा जो है समस्या। चौथी समस्या इसकी परिभाषा को देने में आपको ये आएगी कि एक राष्ट्र का हित दूसरे के लिए अहित भी हो सकता है। मान लेते हैं कि पाकिस्तान वाले लोग अपने राष्ट्र का हित करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर मेरा है, वो कहें तो वो लोग सोच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर मेरा है, उसमें उस राष्ट्र का हित है पाकिस्तान का, लेकिन भारत का चूंकि जम्मू कश्मीर है वास्तविक रूप से, भारत सोचेगा नहीं ये मेरा है, तो भारत अपने राष्ट्र के हित के लिए जम्मू कश्मीर को कब्जे आने का प्रयास करेगा, तो हमारे लिए वो हित में है। और पाकिस्तान अपने राष्ट्र में मिलाने को प्रयास करेगा तो उसके लिए वो हित में है। तो इस प्रकार से अलग अलग राष्ट्रों के क्या होते हैं? अलग अलग हित होते हैं। समझ में आ गई बातें? तो इस प्रकार से ये भी एक समस्या खड़ी हो जाती है राष्ट्रीय हित की परिभाषा देने में हम लोगों को। ठीक, तो ये चौथी प्रकार की परिभाषा हो गई। अब पांचवी परिभाषा भैया कहा देंगे हम? पांचवी परिभाषा आप दे दीजिएगा, मतलब पांचवी तरीके से मतलब कि आप जो है अगर बात की जाए समस्या की, तो पांचवी समस्या ये आती है कि राष्ट्रीय हितों का टकराव ही संघर्ष का कारण बन जाता है। राष्ट्रीय हित लगातार, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय हित ये है कि हम मान लेते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कहेंगे नहीं राष्ट्रीय हित ये करो राष्ट्रीय हित में, तो कई चीजें अगर आप राष्ट्रीय हित में कर रहे हैं तो उसके निगेटिव प्रभाव भी दूसरे देशों पर पड़ते हैं, या फिर अपने ही देश में भी पड़ सकते हैं राष्ट्रीय हित के बहुत सारे प्रभाव जो कि दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं। जैसे कि बात की जाए भारत में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो, तो उससे सिखों को, उससे मुस्लिम्स को, या इसी प्रकार से जो अन्य जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको ठेस पहुंचती है उनके दिल दिमाग में। जबकि पाकिस्तान में आप देखेंगे तो ये धार्मिक कंट्री हो गई है, ये अपना क्या है, अपना देश क्या है भाई, क्या है, सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष है। ठीक, भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा। इस प्रकार से भारत सभी धर्मों को बराबर दृष्टि से देखेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं क्या होता है, कुछ लोगों को या फिर एक राष्ट्र के हित के चक्कर में दूसरे राष्ट्र का अहित हो जाता है। तो ये एक परिभाषा, ये पांचवी हो गई। छठवा अगर बात की जाए इसकी समस्या को लेकर के परिभाषा अगर देने हम चले, तो छठवीं परिभाषा मतलब कि छठवीं समस्या हमारे सामने आती है कि राष्ट्रीय हितों का मेल ही क्या होता है? मैत्रीपूर्ण संबंधों का आधार होता है। राष्ट्रीय हितों का मेल ही क्या होता है? मैत्रीपूर्ण संबंधों का आधार होता। तो ये भी एक समस्या है। और सातवीं से समस्या इसकी ये आती है परिभाषा में कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य होता है। तो ये 7 प्रकार की कहीं ना कहीं पे समस्याएं या और प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखें, जो उपयुक्त बातों को हमने कहा है, तो इन सभी तथ्यों को अगर हम ध्यान में रखें, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जनरली अगर हम परिभाषा देना चाहे राष्ट्रहित की, तो राष्ट्रहित की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं। आप लिख दें कॉपी में कि हम इन तथ्यों को पढ़ने के बाद में या इस समस्याओं को देखने के बाद में हम राष्ट्रीय हित की परिभाषा अपने इन शब्दों में दे सकते हैं, या हम इस प्रकार से दे सकते हैं। अब कैसे शब्दों में आप लिखेंगे? इन्वर्टेड कामा में लिख दीजिएगा अपनी बातों को। लिखेंगे कि राष्ट्र को सुखी, समृद्ध एवं सम्मानपूर्ण जीवन देने के लिए, क्या बताया हमने? कि राष्ट्र को सुखी, समृद्ध एवं सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजों की अगर सुलभता हो जाती है उस देश में, या हम सुलभता करवा दें, तो वही राष्ट्रहित तो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि राष्ट्र को सुखी, समृद्ध एवं सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजों की सुलभता ही राष्ट्रीय हित तो होती है, बस और कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर यह प्रश्न आपका हो गया।
अगला प्रश्न है आपका कि सार्क एवं नाटो क्या है भाई। सार्क एवं नाटो के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। तो सार्क और नाटो ये सब क्या है, ये सब एक संगठन है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है, संगठन है। सार्क के बारे में आपसे पूछा गया है। सार्क की बात की जाए तो ये एक संगठन है। तो सार्क का गठन कब हुआ था, दिसंबर का महीना था 1985, यानी कि दिसंबर 1985 में इसका गठन होता है सार्क का। इसमें 7 देश शामिल हैं सार्क में। कौन कौन से देश हैं भाई, तो पहला आपका भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव। कौन कौन से भाई, आप देखिए, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव। ओके, ये 7 देश पहले इसमें शामिल हुए थे। लेकिन हुआ क्या कि बाद में इसमें अफगानिस्तान भी क्या हो गया, बाद में इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो जाता है। तो इसकी संख्या अब कितनी हो गई भाई, इसकी संख्या 8 हो गई है। और सार्क जो है संगठन स्थापित करने की दिशा में भारत ने 1983 ईस्वी में दिल्ली में विदेश मंत्रियों की बैठक की थी। और 1985 ईस्वी में विदेश मंत्री की थिम्पू बैठक में क्या हुआ कि 7 से 8 दिसंबर की तारीख थी। और उसी दिन 1986 को शिखर सम्मेलन स्थापित करने का निश्चय किया गया। ढाका शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री उस समय राजीव गांधी जी थे। तो राजीव गांधी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जो है जियाउल हक थे उस समय, और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धन थे, मालदीव के राष्ट्रपति मामूल अब्दुल गयूम थे, और नेपाल के राजा थे, उनका नाम था वीरेंद्र विक्रम शाहदेव। तो वीरेंद्र विक्रम शाहदेव जी थे। और उसके बाद में भूटान के नरेश थे जिम्मे लिगमे और वांचुक, जिम्मे लिगमे वांचुक थे। तो इन सभी लोगों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा तथा आपसी सहयोग से आधारित सार्क देशों का संगठन आपसी जो है मतभेदों के कारण से अपने मूल उद्देश्यों से जो है अभी तक काफ़ी दूर है। यहाँ तक मुक्त व्यापार समझौता होने के बावजूद अभी तक इन देशों के बीच उन वस्तुओं का निर्धारण नहीं हो सका है जिसका व्यापार सदस्य देशों के बीच होना है। भारत पाक और भारत श्रीलंका के बीच आतंकवाद और तमिल समस्या सार्क की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। फिर भी दक्षिण एशिया को सार्क से काफ़ी संभावनाएं जो हैं, और आने वाले समय में इससे बहुत मतलब कि प्रकार के जो है शांति हो सकते हैं। तो इसी प्रकार सार्क जो है आपका साउथ एक प्रकार से है। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको लेकर के, यानी कि आप देखेंगे भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव, ये सब देश हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि राष्ट्रीय शक्ति के अमूर्त तत्व, राष्ट्रीय शक्ति के अमूर्त तत्व के बारे में बताया। अच्छा, नाटो के बारे में नहीं बताया क्या। नाटो जो है आपका, ये भी क्या है, एक प्रकार से इसी प्रकार से एक जो है संगठन है। कौन, नाटो। नाटो की बात की तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है नाटो का, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन हिंदी में। तो 1949 ईस्वी में बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, यूके, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली और नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सभी ने मिलकर के जो है इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो नाटो के बारे में क्या बताया, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है ये, 1949 ईस्वी में, जिसमें बहुत सारे देश जो कि नॉर्थ अटलांटिक जो के आसपास के हैं, अर्थात बेल्जियम हो गया आपका, फ्रांस हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, नीदरलैंड हो गया, यूके हो गया यानी यूनाइटेड किंगडम हो गया, कनाडा हो गया आपका, डेनमार्क हो गया, इसके साथ ही साथ इटली हो गया, आइसलैंड हो गया, और नॉर्वे, पुर्तगाल, और उसके बाद में आप संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सभी ने मिलकर के इस संधि पर क्या किया था, संगठन किया और हस्ताक्षर भी किया, कहीं ना कहीं पे संगठन स्थापित करके उस पर हस्ताक्षर किया इस ट्रीटी पर। तो एक प्रकार से ये ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, ठीक है। और आज यूनान, तुर्की, स्पेन, पोलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, इनकी सभी के सहित इसकी सदस्य संख्या लगभग 19 के आसपास हो चुकी है। और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है, ब्रुसेल्स। तो उसी बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है उसी में स्थापित है। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध के दौरान ही जो है संधि मतलब कि सभी संधि संगठन समाप्त हो चुके थे, फिर भी नाटो आज भी जीवित और सक्रिय संगठन है। आप देखेंगे कि यूक्रेन और रूस का इस समय विवाद चल रहा था, और उसमें आप देखेंगे कि ये संगठन की तरफ से जो अमेरिका जो है कहीं ना कहीं पे यूक्रेन का साथ देता, चूँकि यूक्रेन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे यूक्रेन के तरफ कहीं ना कहीं पे अमेरिका या फिर नाटो कहीं ना कहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, उसमें आप देखेंगे कि आ ही रहा होगा आजकल, तो वो चीज़ है। तो नाटो के बारे में हमने आपको बता दिया। नाटो क्या है,
नाटो के बारे में बता दिया, लगभग 19 देश है या फिर और भी अधिक हो सकते हैं इसमें। बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थित है। स्थापना आपकी 1949 में होती है। इसका फुल फॉर्म उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हो गया आपका। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, राष्ट्रीय शक्ति के अमूर्त तत्व कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय शक्ति के अमूर्त तत्व, बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट आप से। राष्ट्रीय शक्ति के अमूर्त तत्वों में अगर बात की जाए तो क्या क्या आएगा भाई आपका, क्या क्या आएगा फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। राष्ट्रीय शक्ति के अमूर्त तत्वों में आपका पहला आता है अमूर्त तत्व। राष्ट्रीय शक्ति के अमूर्त तत्व, अमूर्त तत्व मतलब कि जो ऐसे तत्व जो कि दिखाई ना पड़े, ठीक है, अबस्ट्रैक्ट एलिमेंट्स। ओके, तो नेशनल पावर मतलब कि आप देखेंगे अंग्रेजी में अगर बोले तो इसको जो है अबस्ट्रैक्ट एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर्स। ओके, तो अब देखते हैं, पहला आपका होता है नेतृत्व। जो नेता होता है वो किस प्रकार से, अर्थात जो मुखिया होता है या फिर जो सैनिक प्रबंधन करने वाला होता है, सेनापति होता है, वो किस प्रकार से अपनी सेना का संचालन करता है, नेतृत्व करता है। तो पहला ये होता है आपका अमूर्त तत्व राष्ट्रीय शक्ति का। दूसरा तत्व क्या होता है, नेतृत्व क्या होता है, अभी मैं आपके आगे समझा दूंगा आपको। ओके, दूसरा क्या होता है, नौकरशाही का ढांचा एवं क्षमता। नौकरशाही का ढांचा कैसा है, क्षमता उसकी कैसी, ये भी डिपेंड है। तीसरा क्या है भाई, तीसरा आपका अमूर्त तत्व में कौन सा आता, सरकार के प्रकार, यानी सरकार किस प्रकार की है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद में चौथी बात इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र कैसा, ये भी एक अमूर्त तत्व है। ठीक है, पांचवा अमूर्त तत्व क्या है भाई, राष्ट्रीय शक्ति का पांचवा अमूर्त तत्व है जनता का सहयोग, यानी जनता का सहयोग कैसा, ये भी दिखाई नहीं पड़ता और इस तरीके से मदद करता है। छठवीं चीज आपकी क्या हो सकती है, आपकी छठवीं है आपकी भाई राष्ट्रीय मनोबल। राष्ट्रीय मनोबल अगर उच्च होगा तो युद्ध में हमेशा आप देखेंगे विजयी होते हैं। अगर मनोबल आपका डाउन है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको हानि उठानी पड़ती है। तो ये चीज़ आपकी होगी। तो राष्ट्रीय मनोबल एवं चरित्र इंपॉर्टेंट है। किसी भी राष्ट्र के निवासियों का मनोबल जो है ऊंचा रहना चाहिए। मनोबल एक ऐसा गुण होता है जो कि नागरिकों तथा उनके समूह के जो है जो उनके कर्तव्यों की मांग से कहीं अधिक कार्य तथा बलिदान करने के लिए प्रेरित रहते हैं जो सैनिक, तो उनके लिए मनोबल बहुत ज़रूरी होता है। एक व्यक्ति हैं जो है ब्रिटिश सेनापति, उनका नाम है स्लिम, तो उन्होंने कहा कि मनोबल किसी समूह की अछूती आत्मा है। साहस की भांति यह उस मानसिक परिस्थिति को कहते हैं जो कि भाव और तर्क सम्मिलित भाव से उत्पन्न होती है। मनोबल के आधारभूत तत्व सबसे पहले आध्यात्मिक, फिर मानसिक और अंत में भौतिक होते हैं। ठीक, तो ये बात उन्होंने बताई। इसी प्रकार से एक सैन्य मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है बार्टलेट। बार्टलेट महोदय राष्ट्रीय मनोबल के बारे में कहते हैं कि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा विषम या प्रतिकूल या फिर बाह्य परिस्थितियों में आंतरिक आवाज के संकेतों के अनुसार आज्ञा और कर्तव्य पालन करना मनोबल के प्रतीक होते हैं। ये सब कहीं ना कहीं पे। और राष्ट्रीय चेतना की बात की जाए तो मार्गन थाऊ एक व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति पर राष्ट्रीय चरित्र का अनिवार्यतः प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि जो भी व्यक्ति युद्ध तथा शांति में राष्ट्र की ओर से कार्य करते हैं, चुनते हैं और चुने जाते हैं, जनमत पर निर्णायक एक प्रकार से निर्णयात्मक प्रभाव डालते हैं और उत्पादन तथा खपत बढ़ाते हैं, ये सभी लोग जो है अधिक या कम स्तर पर बौद्धिक तथा नैतिक गुणों की छाप से मुक्त रहते हैं, जो राष्ट्रीय चरित्र को निर्मित करते हैं। तो राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय मनोबल, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि कहीं ना कहीं पे आपके राष्ट्रीय शक्ति के अमूर्त तत्वों में शामिल होते हैं। ओके, ये बात आपकी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और राष्ट्रीय शक्ति के और भी कुछ तत्व हैं, जैसे कि राष्ट्रीय शक्ति के और भी तत्व हो सकते हैं। जैसे पहला आपका भूगोल वहाँ का कैसा है, दूसरा प्राकृतिक स्रोत कैसे हैं, तीसरा औद्योगिक क्षमता कितनी है, चौथी सैनिक तैयारियाँ कैसी है, ठीक है, पांचवा तत्व कौन सा, तकनीकी क्षमता कितनी है उसकी, छठवीं चीज़ डिपेंड करती है आपकी कौन सी, जनसंख्या वहाँ की कितनी है या कैसी है, सातवीं चीज़ आप बता सकते हो राष्ट्रीय मनोबल वहाँ कैसा है, आठवीं इंटेलिजेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी वहाँ की कैसी है, जिसके माध्यम से वो लोग क्या करते हैं, कैसा क्या। नवीं चीज़ आप इसके तत्व में कौन सी, कूटनीति के क्या क्या गुण हैं, यानी कि जो स्ट्रैटेजी होती, जो रणनीति होती, कूटनीति होती है, वो किस प्रकार से है। और दसवीं तत्व इसका ये कि सरकार की योग्यता कितनी है। तो ये सब कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे राष्ट्रीय शक्ति के तत्व में शामिल है। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारत द्वारा निर्मित किन्हीं 5 मिसाइलों के नाम बताइए।
भारत द्वारा निर्मित किन्हीं 5 मिसाइलों के नाम बताइए। बढ़िया प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखिएगा भाई, भारत के द्वारा निर्मित 5 मिसाइलों की। वैसे अगर भारत में मिसाइलों की बात की जाए तो भारत में मिसाइल की शुरुआत लगभग 1982 ईस्वी के आसपास हुई थी। और मिसाइल की बात की, मिसाइल मैन तो आपको पता होगा कौन है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो है मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बात की जाए तो उनके प्रयास से ये शुरू हुआ था 1982 ईस्वी के आसपास। और इस कार्यक्रम के प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। और उनके परिश्रम के फलस्वरूप क्या हुआ कि भारत ने मिसाइल की दुनिया में काफ़ी ऊंची उपलब्धि हासिल की है। और भारत में मिसाइल कार्यक्रम में अब तक लगभग कई मिसाइलों का निर्माण हो चुका है। तो आप ऐसे लिख करके पहली मिसाइल का नाम लिखेंगे। क्या मिसाइल है, कौन सी भाई? तो भारत द्वारा निर्मित जो मिसाइल है उसमें पहली मिसाइल का नाम आता है आकाश। आकाश जो मिसाइल है ये क्या करती है, भारत की हवा में खास करके ये हवा से हवा में वार करने वाली है। यानी कि ऊपर ही ऊपर ये लड़ रही, मतलब कि मिसाइल है कि हवा से हवा में मार करने वाली जो है एक प्रकार से ये मिसाइल है। और इसकी दूरी मिसाइल क्षमता जो है लगभग 25 किलोमीटर है। मतलब कि हवा में ही 25 किलोमीटर के दायरे में अगर है तो वहाँ तक निशाना लगा सकती है ये मिसाइल। कौन सी? आकाश। बड़ी फेमस मिसाइल है। दूसरी मिसाइल आपकी कौन सी भाई? दूसरी मिसाइल है त्रिशूल। और त्रिशूल की बात की जाए तो त्रिशूल जो है इसकी मारक क्षमता लगभग 500 मीटर से 9 किलोमीटर के आसपास है। और यह जल में भी आप मार सकते हो, थल में भी और वायु, तीनों सेनाओं के लिए उपयोगी है। और ख़ास करके यह पृथ्वी से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी है। ठीक, तो ये पृथ्वी से ऊपर हवा में भी मार सकते हैं। तो एक प्रकार से ये प्रक्षेपक जो हो, कहने का हमने प्रक्षेपास्त्र बताया था, तो ये प्रक्षेपास्त्र नहीं, हवा में ही मार देंगे तो प्रक्षेप परवलयकार होते हुए वो जाएगी, दुश्मन के गिरोह में जाकर के गिरेगी। तो ये दूसरी मिसाइल। तीसरी मिसाइल कौन सी हो गई आपकी भाई? तीसरी मिसाइल है पृथ्वी। पृथ्वी मिसाइल की अगर बात की जाए तो ये मिसाइल जो है पृथ्वी, ये धरती से धरती पर मार करने वाली है, अर्थात ये जमीनी वाली है, यानी धरती से धरती पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता की लगभग बात की जाए तो इसकी मारक क्षमता लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। और आप देखेंगे 500 किलोग्राम भार है इसका। और मारक क्षमता लगभग 250 किलोमीटर तथा 1000 किलोग्राम भार के साथ अगर बात की जाए, मतलब कि ये दो प्रकार की होती है। जैसे 500 किलोग्राम की अगर बनी है ये मिसाइल, तो 500 किलोग्राम की अगर है तो ये 250 किलोमीटर के आसपास जा सकती है। लेकिन अगर 1000 किलोग्राम की है तो ये लगभग कितनी दूर जाएगी भाई? तो 150 किलोमीटर के आसपास जाएगी। दो चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी मिसाइल हो गई। और चौथी मिसाइल आपकी कौन सी है भाई? अग्नि। चौथी मिसाइल कौन सी? अग्नि। अग्नि की बात की जाए तो स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है और भारत की सबसे लंबी दूरी तक ये मार करने वाली मिसाइल है। तो सबसे दूरी तक मार करने वाली मिसाइल कौन सी? आपकी अग्नि मिसाइल है। मारक क्षमता कितनी है? अगर मारक क्षमता की बात की जाए तो 1000 किलोग्राम की अगर है तो उसके भार के साथ, ये 1000 किलोग्राम भार के साथ 2000 किलो, मतलब कि 2000 किलोमीटर के आसपास से लेकर के 2500 किलोमीटर के आसपास तक ये मिसाइल जा सकती है। कौन? अग्नि मिसाइल। ओके। और पांचवी मिसाइल का नाम लिख लीजिएगा भाई। पांचवी मिसाइल कौन सी है? नाग। पांचवी मिसाइल कौन सी है? नाग। नाग की बात की जाए तो नाग जो है ये टैंक रोधी मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? टैंक रोधी मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। ओके। और इन सब के अतिरिक्त और भी तमाम सारी मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस हो गई, आपकी सामरिकी हो गई, पिनाक हो गई, धनुष है, प्रद्युम्न है, इन मिसाइलों का भी परीक्षण भारत में हो चुका है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, निश्चित तौर पर आपकी समझ में आ गई होंगी बातें। तो कौन कौन सी मिसाइल? आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, नाग, ये 5 फेमस हैं। आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, नाग। ओके। और इसके अलावा हमने बताया आपका ब्रह्मोस, सामरिकी, पिनाक, धनुष, प्रद्युम्न, ये सब। ओके, तो ये हो गया आपका प्रश्न। आगे देखते भाई अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है। अगला प्रश्न आपके समक्ष 8वां नंबर, निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण में अंतर बताइए। निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण में अंतर बताइए। निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण क्या होता है, समझने का प्रयास करें। तो निशस्त्रीकरण की अगर बात की जाए मेरे भाई, निशस्त्रीकरण जो होता है आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे एग्जाम में? एग्जाम में आप लिखेंगे पहला, निशस्त्रीकरण वर्तमान हथियारों पर अंकुश लगाने से संबंधित है। क्या? कि वर्तमान में हथियार ना बनाए जाए, उन पर रोक लगा दी जाए। ये क्या है आपका? ये निशस्त्रीकरण है। जबकि शस्त्र नियंत्रण की बात की जाए तो पहला अंतर देखिएगा, पहला अंतर क्या है? निशस्त्रीकरण वर्तमान हथियारों पर अंकुश लगाने से संबंधित है, जबकि शस्त्र नियंत्रण भविष्य में हथियारों को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, अर्थात भविष्य में शस्त्र को नियंत्रण रखा जाए, शस्त्र ना बने भविष्य के लिए।
वो चीज़ है, लेकिन जो वर्तमान के हथियार हैं उन पर बंद कर दिया जाए, उसको अंकुश लगा दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए, ये निशस्त्रीकरण है। दूसरा अंतर इसका ये है मेरे भाई, दूसरा अंतर क्या है, तो कोई भी योजना, निशस्त्रीकरण में आप लिखेंगे कोई भी योजना जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निशस्त्रीकरण के किसी भी पहलू, जैसे कि संख्या, प्रकार, शस्त्रों की योजना, प्रणाली क्या है, उनकी नियंत्रण प्रणाली, उनका नियंत्रण, उनकी सहायता के लिए पूरक यंत्रों का निर्माण, प्रयोग व वितरण व गुप्त सूचनाएं एकत्र करने के संयंत्र, या फिर सेना के संख्यात्मक स्वरूप आदि को नियमित करें, निशस्त्रीकरण के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं। ओके। जबकि शस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत बात की जाए तो शस्त्र नियंत्रण को कुछ लेखक व्यापक शब्द मानते हैं, जिसमें शस्त्र के संबंध में किसी भी प्रकार का ऐसा सहयोग शामिल है जो शस्त्र दौड़ में कटौती कर सके, युद्ध की संभावनाओं को कम कर सके, या इसके क्षेत्र एवं हिंसा को सीमित कर सके। शस्त्र नियंत्रण का तात्पर्य यहाँ से होता है। तीसरा अंतर इसका ये है, आप लिखेंगे कि निशस्त्रीकरण का अर्थ सेनाओं को या शस्त्रों को हटा देना या समाप्त कर देना होता है। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि समाप्त कर दो, सेना को खत्म कर दो, सेना ना रहें, शस्त्र ना रहें, ये सब खत्म हो जाए। जबकि शस्त्र नियंत्रण ये कहता है कि वे सभी उपाय सम्मिलित इसमें किए जाते हैं जिनका उद्देश्य युद्ध के संभावित और विनाशकारी प्रभाव को रोकना हो, मतलब कि जिनसे विनाशकारी युद्ध रोका जा सके, वो सभी चीज़ें शस्त्र नियंत्रण में शामिल हैं। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों के बारे में आपको बता दिया। एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ओके। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एनपीटी क्या है। एनपीटी क्या है भाई, एनपीटी क्या है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि एनपीटी क्या है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। एनपीटी क्या है, एनपीटी क्या है। चलिए एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हो। एनपीटी की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या है भाई। एनपीटी का आपके फुल फॉर्म है, एनपीटी का फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियर से संबंधित है। सबसे पहले तो ये जानिए एनपीटी, तो इसका फुल फॉर्म है आपका जो है नॉन पॉलीफॉर्मेशन प्रोलीफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म है क्या, नॉन पॉली जो है पॉलीफॉर्मेशन ट्रीटी। और ये हुई थी लगभग आपकी 1968 ईस्वी के आसपास। डेट आपको अगर बताना चाहें तो डेट आप सुनिएगा, डेट है आपकी 5 मार्च की, 5 मार्च 1970 ईस्वी में ये लागू हुई थी एनपीटी। और एनपीटी में लगभग 11 धाराएं उस समय दी गई थी। और एनपीटी खास करके किसके लिए है तो उसको मैं बता दूं, इसका उद्देश्य वगैरह क्या था। तो नाभिकीय हथियारों के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना है, कि नाभिकीय यानी कि जो परमाणु हथियार है, आपने पोखरण मूवी देखी होगी किसकी, जॉन अब्राहम की। तो उसमें पोखरणकर्ता ने पोखरण में आप देखेंगे तो उसमें क्या करते हैं जॉन अब्राहम, इसी का मतलब कि यही नाभिकीय परमाणु परीक्षण करते हैं। तो इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है कहीं ना कहीं पे, अब यही नहीं कि उसी पर, तो उस समय देखिए छुप छुप करके लोग करते, तो उसमें प्रतिबंध लगाया गया कि हाँ परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, लेकिन भारत ने कर लिया था। तो नाभिकीय हथियारों के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से अमेरिका व सोवियत संघ कौन, रूस, तो इन रूस और अमेरिका ने क्या किया, मार्च 1968 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में परमाणु जो है अप्रसार संधि का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका मूल उद्देश्य परमाणु का क्या करना था, निशस्त्रीकरण करके परमाणु हथियारों का अप्रसार व परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना था। जून 1968 ईस्वी में महासभा में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। महासभा कौन, संयुक्त राष्ट्र में एक महासभा है, उसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और जुलाई 1968 ईस्वी में लंदन, वाशिंगटन व मॉस्को में आयोजित 3 अलग अलग सम्मेलनों में इस पर 58 देशों ने हस्ताक्षर करके सन 1970 ईस्वी से इसे लागू कर दिया गया। अब तक इस संधि पर 178 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। भारत, पाकिस्तान व इजराइल ने इस संधि पर विभिन्न कारणों से अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और वो कारण कौन कौन से हैं, कई प्रकार के कारण हैं। इसमें 11 धाराएं हैं, उन 11 धाराओं को मैं आपको सुना दे रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। भारत ने इस पर साइन नहीं किया है और इसीलिए भारत ने क्या किया था, पोखरण में परमाणु परीक्षण कर लिया था। क्योंकि अब रूस अमेरिका क्या है, बड़े होशियार बन रहे हैं। इनका मतलब ये कि केवल हमारे पास रहे जो कुछ रहे, और जो जहाँ चाहे पूरी दुनिया में राज करें। तो भाई भारत जैसी जो शक्ति है, दुनिया की सबसे नंबर 1 उभरती शक्ति, टैलेंट के मामले में देखें और चाहे प्राचीन धर्म ग्रंथों के हिसाब से देखें, ज्ञान की दृष्टि से देखें, तो भारत नंबर 1 ना, तो उसमें काहे के लिए पीछे रहेगा भारत। तुम जिस प्रकार से उसमें लूटे, उस प्रकार से आज भी लूटने का कहीं ना कहीं प्रयत्न आप लोग करेंगे। तो इसीलिए क्या हुआ कि भारत ने इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर थे इसके। ओके,
कौन कौन से नेगेटिव फैक्टर थे उसको आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। ओके सभी लोग। पहली बात इसकी क्या थी भाई, एनपीटी की पहली बात क्या थी, एनपीटी की पहली बात ये थी मेरे भाई, एनपीटी में कहा गया कि पहली धारा ये थी कि प्रत्येक अणु अस्त्र, इसमें कहा गया, क्या कहा गया भाई, इसमें कहा गया कि प्रत्येक परमाणु अस्त्र या फिर प्रत्येक अणुअस्त्र संपन्न राष्ट्र यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वे किसी भी राष्ट्र को आणविक हथियारों की आपूर्ति नहीं करेंगे अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आणविक ईंधन भी नहीं देंगे। ये पहली धारा थी इसकी। दूसरी धारा क्या थी भाई, दूसरी धारा इसकी यह थी कि इस संधि में शामिल होने वाले अणु अस्त्र विहीन राष्ट्र यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वे अणु अस्त्र शस्त्र संपन्न राष्ट्रों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अणु अस्त्र शस्त्र संपन्न होने में किसी प्रकार की सहायता नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब कि जो अणु विहीन है, यानी इनके पास अणु नहीं है, परमाणु नहीं है, वो प्रतिज्ञा करें कि वो किसी प्रकार से जो जिनके पास परमाणु ऊर्जा है वो उनसे लेने का प्रयास नहीं करेंगे। तीसरी बात इसमें ये कही गई, तीसरी धारा कहती है कि प्रत्येक अणु अस्त्र विहीन, अस्त्र विहीन माने जिसके पास अणु नहीं है, प्रत्येक अस्त्र विहीन जो अस्त्र विहीन राष्ट्र सुरक्षा व्यवस्था हेतु अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी कि IAEA ये एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, यानी इंटरनेशनल परमाणु इंटरनेशनल, ठीक है, परमाणु ऊर्जा अभिकरण इसका फुल फॉर्म है। तो इसके द्वारा उठाए गए प्रमाणीकरण हेतु कार्यों को स्वीकार करेंगे। चौथी धारा इसकी ये कहती है, चौथी धारा कहती है कि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों को परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए विकसित करने हेतु धारा 1 और धारा जो 2 हमने बताई है उसमें भेदभाव किए बिना अधिकार रहेगा। ठीक, पांचवी बात इसमें कही गई, पांचवी धारा इसकी ये थी कि बिना भेदभाव किए हुए किसी मतलब कि कुछ निश्चित तरीकों तथा उचित अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ऐसे राष्ट्रों को जो कि अणु शस्त्र से के सदस्य हैं उन्हें शांतिपूर्ण विस्फोट के लाभों से अवगत करवाया जाएगा। ये पांचवी धारा थी। छठवीं धारा इसमें बताई गई कि जो सदस्य राष्ट्र हैं, सदस्य राष्ट्र को यह अधिकार दिया जाएगा, सदस्य राष्ट्र कौन, जिनके पास परमाणु है, तो सदस्य राष्ट्र को यह अधिकार दिया गया है कि ये अणु अस्त्रों पर रोक लगाने हेतु वार्तालाप करेंगे ताकि अणु अस्त्रों का निशस्त्रीकरण किया जा सके। सातवीं बात इसकी ये कही गई, सातवीं धारा ये थी कि ऐसी क्षेत्रीय संधियां जो अपने क्षेत्रों से अणु अस्त्रों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए सदस्य राष्ट्रों द्वारा की जाएंगी उन पर आपत्ति नहीं उठाई जाएगी। आठवीं बात इसमें कही गई, आठवीं धारा, कि कोई भी सदस्य राष्ट्र संशोधन प्रस्तुत करेगा कर सकेगा परंतु इस संशोधन पर विचार कौन करेगा, तभी होगा जब 1/3 सदस्य राष्ट्र संशोधन की मांग चाहते हों। संशोधन तभी किया जाएगा जबकि बहुमत उसके पक्ष में होगा। नवीं बात इसमें ये कही गई, नवीं बात कही गई कि यह संधि विश्व के सभी राज्यों के लिए खुली रहेगी, सभी राज्य मतलब देश, ओके, सभी देशों के लिए खुली रहेगी। संधि की भागीदारी हेतु राष्ट्रीय संसद के द्वारा इसकी जो स्वीकारोक्ति है उसकी आवश्यक होनी चाहिए। 10वीं धारा इसकी कहती है जो है इसकी धारा 10वीं धारा कौन सी कहती भाई, एनपीटी की 10वीं धारा कहती है कि प्रत्येक राष्ट्र यानी जो प्रत्येक सदस्य राष्ट्र हैं उसको इस संधि से अपने को अलग रखने की सुविधा है। ओके, और 11वीं इसकी खास मतलब कि जो धारा थी वो कहती है कि इसकी प्रामाणिक धाराएं जो भाषा होगी उसकी अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, स्पेनिश और चीनी में होगी। किसमें किसमें, अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, स्पेनिश और चीनी में होगी। इसमें जो है इंडियन भाषा का कहीं पर जिक्र नहीं किया गया, मतलब हिंदी का जिक्र नहीं किया गया। और कहीं ना कहीं पे भारत जैसे विशाल देश के बारे में यहाँ पर जो है कुछ खास निर्णय नहीं बताया गया। तो भारत ने कहा चीज़ चलो बनाए रखो अपनी ट्रीटी वगैरह जो बनाए हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो ये होगा, तो ये थी आपकी एनपीटी। आगे समझते हैं, अगला आपका है ब्रिक्स क्या है एवं आसियान। ब्रिक्स के बारे में आपको बता दूं कुछ भाई, ब्रिक्स क्या है और आसियान के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं आपके, तो
तो देखिएगा ये आपका ब्रिक्स समूह है। ओके, ये देखिए ये ब्रिक्स में इतने देश हैं। देखिए यहाँ पर मोदी जी आपको दिख रहे होंगे, साउथ अफ्रीका के ये दिख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर चाइना के दिख रहे हैं, रूस के यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये बीच में और कोई दिख रहा है। देखिएगा साउथ अफ्रीका के ये हो गए आपके, ठीक है, चाइना के ये हो गए आपके, ठीक। उसके बाद में इंडिया के ये मोदी जी हो गए अपने। ओके, उसके बाद में आप देखेंगे ब्राज़ील, तो ब्राज़ील के ये है। ओके, ये ब्राज़ील के हैं। ओके, और उसके बाद में नीचे आपका रसिया होगा, तो रसिया के आपके कौन है ये, ओके, पुतिन इस समय। तो ये आपके ब्रिक्स के कौन कौन से देश हो गए आपके भाई। देखिए ब्रिक्स बी माने क्या होता है आपका, बी माने भारत। ओके, आर से क्या हो गया आपका, आर से हो गया आपका रसिया। ओके, और इसके बाद में आई से क्या हो गया आपका, नहीं, हाँ, देखिए ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होगा, बी से आपका शायद ब्राज़ील होगा, हाँ यहाँ पर देखिएगा बी से आपका क्या होगा भाई, बी से ब्राज़ील हो गया, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये क्या है भाई, ये आपके ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। ओके, ये यहाँ पर गूगल करेंगे आप, जानकारी ले लीजिएगा हिंदी में विस्तार से। वैसे ब्रिक्स के बारे में आपको बता दूँ कुछ बातें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। तो ब्रिक्स के बारे में अगर एग्जाम से पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप, ब्रिक्स जो है विश्व की 4 उभरती अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों का एक समूह है। इस समूह में ब्राज़ील, रूस, भारत व चीन शामिल हैं। और इसके साथ ही साथ एक देश और है आपका, तो ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, ये 4 के अलावा एक और देश आपका साउथ अफ्रीका। ओके, ये भी आपका शामिल है। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ब्रिक की जो पहली बैठक हुई थी, बाद में पहले ब्रिक था, उसके बाद में फिर ब्रिक्स हो गया, साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। तो ब्रिक की पहली बैठक जो हुई थी वो 16 मई 2008 ईस्वी को हुई थी। रूस के जो है जो है एकाटरिन बर्ग में हुई थी। एक नगर है वहाँ पर, ये जो है ये एकाटरिंग, मतलब कि एकाटरिन वर्ग एक नगर का नाम है, थोड़ा सा जटिल है, लिख दें यहाँ पर क्या, ये काट रिनबर्ग, ये एक शहर है, यहीं पर इसकी पहली बैठक जो हुई थी ये संपन्न हुई थी। और अगर इसके बारे में और जानना है आपको तो जो है इस बैठक में क्या हुआ था कि चारों देश जो थे अर्थात ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, इन चारों देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। और ब्रिक की स्थापना में रूसी राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है, इनकी भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती है। इन राष्ट्रों के द्वारा क्या हुआ कि विश्व परिदृश्य में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने तथा अमेरिका प्रभुत्व को संतुलित करने की एक ठोस पहल ये अपनाई गई। वर्तमान में अमेरिका को एक निरंकुश महाशक्ति माना जाता है। बिक्र देशों में विश्व का 40% आबादी निवास करती है तथा यह विश्व के क्षेत्रफल का 25% भूभाग का एक प्रकार से भोग करता है। इस संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 ईस्वी में रूस में आयोजित किया गया। बाद में साउथ अफ्रीका के शामिल होने से ब्रिक का नाम बदल करके ब्रिक्स हो जाता है। और इसका पिछला शिखर सम्मेलन अगस्त में साउथ अफ्रीका में संपन्न हुआ। ब्रिक्स के सदस्य देशों ने एक ब्रिक्स विकास की स्थापना का निर्णय किया है, जिसका मुख्यालय चीन में होगा। बारी बारी से इस बैंक की अध्यक्षता सभी देश करेंगे और प्रथम अध्यक्ष इसका कौन होगा, तो भारत होगा। विश्व के देशों की निगाह में ब्रिक्स संगठन के देशों की वर्तमान व्यवस्था की सुरक्षा तथा हितों की पूर्ति हेतु एक प्रयास के रूप में खास करके ब्रिक्स को देखा जाता है। तो ब्रिक्स एक प्रकार से अमेरिका जो एक प्रकार से अपने आप को बहुत ज़्यादा वो समझता था, उसी को रोकने के एक प्रकार से बड़ा अच्छा उपाय, तो ये आपके समक्ष है। ओके, अगला आपका क्या था भाई, अगला प्रश्न आपका क्या था, अगला प्रश्न आपका था आसियान। आसियान क्या है इसको समझते थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पर आसियान का एक प्रकार से ये पूरा का ये क्या है भाई, ये आसियान का लोगो है। यहाँ पर आपको देश दिख रहे हैं, यहाँ पर दिखेगा आसियान, ये देखिए ये और ये वाले। ओके, ये सब देश शामिल हैं। आइए देखते कौन कौन से देश शामिल हैं आपके। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन, जो देश हैं साउथ ईस्ट एशियन देश हैं, उनका एक प्रकार से नेशन है। अगस्त 1967 ईस्वी में जो है बैंकॉक में आप देखेंगे 8 अगस्त का दिन था
थाईलैंड, या इस प्रकार से आप देखेंगे। अब मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ आपको अच्छे तरीके से, आप लोग इसको थोड़ा सा गौर से देखिए तब तक, ठीक है। तो ये क्या है, कौन सा आसियान जो कंट्रीज हैं इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आसियान की बात की जाए तो आसियान खास करके द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर क्या हुआ कि विश्व की शांति और सुरक्षा की बात हुई। और जब विश्व की शांति और सुरक्षा की बात हुई तो इसकी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा निम्न स्तर पर पहुंच गई। क्या हुआ कि आसियान जैसे संगठनों की विश्व स्तर पर भरमार हो गई, क्योंकि क्या हुआ कि दक्षिण पूर्वी एशिया की स्थिति संसार के सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों में होने लगी। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री का सुझाव आया कि इन क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी बराबर होनी चाहिए। उन्होंने इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए क्षेत्र में सुदृढ़ संगठन का सुझाव दिया है। और इस प्रकार सारे सुझावों एवं प्रयासों के बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एवं फिलीपींस जो है, इन सभी देशों ने क्या किया कि सन 1967 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशियाई राज्य संगठन यानी आसियान का गठन किया। ब्रुनेई 1984 ईस्वी में, वियतनाम 1995 में शामिल, लाओस एवं म्यांमार 1997 में सदस्यता इनकी ग्रहण होती है। और इसके सदस्यों की संख्या की बात की तो 10 हो गई है वर्तमान में। वर्तमान समय में इस सदस्य संख्या ने क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, उदारीकरण व वित्तीय सहयोग वृद्धि के लिए गंभीरतापूर्वक सहयोग का जो है प्रयास किया है। और आसियान जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग का भी प्रस्ताव मतलब प्रयास कर रहा है लगातार। तो एक प्रकार से ये आसियान जो है ये दक्षिण एशियाई क्या है भाई, ये दक्षिण एशियाई संगठन है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, ओके। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई, ठीक, जिसमें कौन कौन से देश आपके हैं, कौन कौन से देश हैं भाई, हमने क्या क्या बताया आपको देश का नाम। तो कौन कौन से देश आपके हैं भाई, कौन कौन से देश आपके हैं, जैसे कि आपका देश था इंडोनेशिया हो गया, और मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया आपका, फिलीपाइंस मतलब फिलीपींस हो गया। और इसके बाद में भी और शामिल हुए थे, हमने बताया था 1984 में ब्रुनेई शामिल हुआ था, 1995 में वियतनाम शामिल हुआ था, 1997 में 2 देश शामिल हुए थे आपके, लाओस और म्यांमार, ओके। तो इस प्रकार से 10 लोग इसमें शामिल है, 10 सदस्य संख्या, ओके। ये देख लीजिएगा, आगे समझते हैं भाई। 8 अगस्त 1967 ईस्वी में इसकी डेट ऑफ फाउंडेड, और उसके बाद में मेंबर आप देखेंगे। और बैंकॉक में कहीं ना कहीं पे इसकी जो है प्लेस की मतलब कि जिस प्लेस पर स्थापना हुई वो है, ठीक। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड यहाँ पर देख सकते हैं, और भी देश बाद वाले हमने बता दिया आपको, ओके। तो ये था आपका क्या भाई, ये था आपका आसियान और ब्रिक्स के बारे में। अगला प्रश्न आपके समझ CTBT एवं ISIS के बारे में बताइए। CTBT क्या है भाई, आइए समझते हैं CTBT के बारे में। CTBT की अगर बात की जाए तो CTBT का फुल फॉर्म क्या है भाई। CTC माने होता है कॉम्प्रीहेंसिव, और उसके बाद में न्यूक्लियर टेस्ट, कॉम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसका फुल फॉर्म है। CTBT का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इसका मतलब क्या है भाई, स्थापना वगैरह कब होती है। तो सर्वप्रथम क्या हुआ कि भारत में 1994 ईस्वी में परमाणु परीक्षण पर विराम समझौते का प्रस्ताव रख करके विश्व का ध्यान इस दिशा में आकृष्ट किया था। पंडित नेहरू के इन्हीं प्रयत्नों का यह परिणाम था कि सन 1957 ईस्वी के पश्चात संयुक्त राष्ट्र महासभा में परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध हेतु पृथक एजेंडा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जहां तक CTBT का प्रश्न है, सन 1977 ईस्वी में ही सोवियत संघ, अमेरिका व ब्रिटेन के मध्य इस संदर्भ में वार्ता प्रारंभ हो गई थी। सन 1980 ईस्वी में इसे निशस्त्रीकरण कमेटी के समक्ष निर्णय हेतु सौंप दिया गया था। सन 1982 ईस्वी में इस कमेटी ने क्या किया कि आणविक परीक्षण प्रतिबंध हेतु एक अस्थायी समिति की रिपोर्ट पर क्या किया, अंतोगत्वा 1990 ईस्वी में इस संधि का प्रारूप तैयार कर लिया। किंतु 5 अक्टूबर 1993 को चीन ने एक भूमिगत परीक्षण करके पश्चिमी देशों को जो है हतप्रभ कर दिया। और काफ़ी विचार विमर्श के पश्चात क्या हुआ कि जनवरी 1996 की बात है, 1996 ईस्वी में जेनेवा में क्या हुआ, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ।
किंतु इस पक्षपातपूर्ण संधि पर भारत ने हस्ताक्षर करने से क्या कर दिया, स्पष्ट रूप से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं पे जो आपका ये था एनपीटी, कहीं ना कहीं पे इसी का एक प्रकार से, इसी का दूसरा कॉपी या फिर इस प्रकार से बोल सकते हैं, इसी प्रकार से था। ओके, तो इस प्रकार से आपने समझा कि इसके बारे में, सीटीबीटी के बारे में। अब आईएसआईएस के बारे में जानते हैं। आईएसआईएस क्या है भाई? आईएसआईएस की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। फुल फॉर्म क्या है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो ये एक प्रकार से इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जो है मुसलमानों का एक ऐसा संगठन है। कैसा संगठन है भाई? ये ऐसा संगठन है कि जो पुरानी तुर्की की खलीफा शाही को जीवित रखने वाला है। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जो पुरानी जो है तुर्की थी, तुर्की की खलीफा शाही थी, उसको पुनर्जीवित करना चाहता है ये संगठन। और इसका खलीफा जो है अल बगदादी है, जो इराक का है। इसका प्रयास ये है कि मध्य एशिया में पुनः इस्लामिक राज्य यानी कि खलीफा शाही को पुनर्जीवित किया जाए। इस प्रयास में वह विश्व के कट्टर इस्लाम में क्या विश्वास कराने वाले युवकों को इकट्ठा करके उन्हें सैन्य परीक्षण देकर इराक और सीरिया पर पूरी तरह कब्जा करना चाह रहा था। और सीरिया पर कब्जा करने को लेकर हो रही जो है छापामार कार्रवाई को ध्वस्त किया करने में सोवियत रूस ने हवाई हमले भी करने शुरू कर दिए थे। और आईएसआईएस के खिलाफ पूरी दुनिया में विरोध बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि इसने पूरी दुनिया की शांति में जो है एक प्रकार से खलल पैदा कर दी है कहीं ना कहीं पे। ये एक संगठन है जो कि क्या है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये मुसलमानों का एक संगठन है जो कि एक प्रकार से क्या रहा, आतंकवाद कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तो बढ़ावा देता है कहीं ना कहीं पे, और कट्टर मुस्लिम जो है, तो ये चीज़ है। ओके, तो इसके बारे में आपको समझ में आ गई बातें। अगला प्रश्न आपके समक्ष है जो है विप्लव एवं प्रति विप्लव। विप्लव क्या है एवं प्रति विप्लव क्या है, इसके बारे में आप बताना चाहें तो प्रश्न क्या बता सकते हैं? विप्लव एवं प्रति विप्लव क्या है? तो विप्लव जो होता है, जैसे विप्लव की अगर बात की जाए तो किसी भी देश के लिए आप क्या लिखेंगे कि किसी भी देश की सुरक्षा उसकी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, सैनिक शक्ति तथा उस देश की जो राजनीतिक गुण है उस पर निर्भर करती है। और जब राष्ट्र की जनता क्या करे, सरकार अथवा शासक जो है, जो कि अत्याचारी है, दुराचारी है, दुर्व्यवहारी है, शोषण ज़्यादा करता है, जब राजा के शोषण से, दुर्व्यवहार से, अत्याचार से वहाँ की जनता क्या होती है, बहुत ज़्यादा ऊब जाती है। और जनता ऊब करके करती क्या है, जब वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा ऊब जाए और ऊब जाने के बाद में क्या करती है, वो जनता क्या करे भाई, ऊब जाने के बाद में जनता, तो जब जनता ऊब जाती है तो होता क्या है कि वो जो जनता होती है विद्रोह कर देती है। तो जब क्या होता है कि राजा के दुर्व्यवहार, अत्याचारों या शोषण से ऊब करके सरकार को जनता उखाड़ फेंकती है, तो इस कार्य को विप्लवकारी युद्ध की संख्या दी जाती है। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरे विश्व में उपनिवेशों के खिलाफ एक विचित्र सी आवाज़ उठी, जिसमें अधिकतर देशों को इसमें सफलता मिली, वे स्वतंत्र हो गए। वियतनाम, ग्रीस, मलाया, फिलीपींस, ये सब इसके उदाहरण हो सकते हैं आपके। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि जो देश में कहीं ना कहीं पे जो उपनिवेश या फिर जनता को ज़्यादा अत्याचार करे राजा, उसको कहीं ना कहीं पे उखाड़ करके फेंक करके दूसरी सरकार का एक प्रकार से बोलबाला करे, तो वो चीज़ होती है आपके विप्लव। उसका मतलब होता है कि जनता के द्वारा जो है हिंसात्मक विद्रोह भी करना भी विप्लव आएगा, कि जनता एक प्रकार से किसी तरीके से राजा को उखाड़ के फेंके, उसको भगाए, ये चीज़ है। ओके, ये आपका ये है। ओके, अगर यहीं पर आपसे प्रतिविप्लव के बारे में पूछ रहा है, प्रतिविप्लव क्या है? प्रतिविप्लव पर क्या होता है कि जब विप्लव जो होता है, और ख़ास करके आप देखेंगे विप्लव करने के लिए गुरिल्ला युद्ध का सहारा लेना पड़ता है। ठीक, गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, यानी छिप करके वार करना। ठीक, तो प्रतिविप्लव के बारे में अगर बात की जाए तो प्रतिविप्लव क्या है, तो जब विप्लव अथवा गुरिल्ला की कार्रवाई द्वितीय से तीसरे चरण की ओर बढ़ती है तो वह अत्यधिक हिंसक हो जाती है। और इस नियमित युद्ध में हिंसक कार्रवाई की प्रतिक्रिया में सरकारें भी क्या करती हैं,
उसके दमन में अपनी ताकत झोंक देती हैं तथा वे अत्यधिक दमनकारी हो जाती हैं। विपल्लों के विरोध में सरकारों के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है उसी कार्रवाई को क्या कहते हैं? प्रतिविपल्लो। यानी आपने राजा के खिलाफ बहुत कार्रवाई कर दी, हिंसक कर दी, गोला बारूद चलने लगे, और जब तीसरा चरण आता है गुरिल्ला युद्ध का, यानी कि कई चरण में गुरिल्ला युद्ध होते हैं। चरण आपको पूछा था एग्जाम्स में, बता दूंगा किसी दिन टाइम मिलेगा तो हालांकि अब टाइम नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। तो जो जब तीसरा चरण यानी लास्ट चरण जब आता है आपका, देखेंगे प्रतिविपल्लों का, तो मतलब कि विपल्लों का, तो क्या होता है उसमें? प्रतिविपल्लो यानी कि राजा की तरफ से भी जो है सैनिक कार्रवाई की जाती है। राजा की तरफ से क्या होता है? कार्रवाई की जाती है, यानी कि जिसको प्रत्याक्रांति भी कहते हैं। या क्रांति जनता करती है और प्रत्याक्रांति कौन करता है? प्रत्याक्रांति राजा करते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्याक्रांति होती है, तो उसी को प्रतिविपल्लो कहते हैं। तो विपल्लो और प्रतिविपल्लो के बारे में समझ में आ गई बात है। अब देखिए यहाँ पर सभी प्रश्न करने हैं, खंडवा से 200 शब्दों में इन प्रश्नों को लिखना है। ये लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं, ओके। अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर को मैं बाद में बताने का प्रयास करूंगा। निश्चित तौर पर आपके सारे के सारे यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों के बारे में बता दिया। अब इनको एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा उसके बाद में अगर पूरा बताने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप लोग एक बार इन सभी जो है प्रश्नों को अपनी सीरीज वगैरह में मिल जाएगी आपके प्रश्न, तो अपनी सीरीज में एक बार इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, ढूंढ करके इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। पहला प्रश्न आपका कौन सा है? पहला प्रश्न है कि भारत चीन की विदेश नीति संबंधी जो मतभेद हैं उनका उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन से मतभेद है मैं बता देता भाई, लेकिन अब थोड़ा सा समय कम है, समय अभाव होने के कारण में मैं इसके बारे में वैसे बता नहीं सकता। वैसे इसके विवाद के बारे में बात की जाए तो ऐतिहासिक दृष्टि से बात किया तो भारत और चीन प्राचीन काल से दो सभ्यताएं रही हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में मतभेद रहा है। भारत की तरफ से हमेशा जो है सहयोग रहा, लेकिन चीन ही दगाबाजी करने में माहिर था। तो पहली बात तो ये है कि पहली बात, भारत और चीन के मतभेद का कारण ये है कि तिब्बत का प्रश्न दोनों देशों के बीच में एक कहीं ना कहीं पे क्या बना हुआ है, एक जो है कंटक की भांति विराजमान था, और जिस पर 1959 ईस्वी में चीन ने पूर्ण कब्जा कर लिया, ये पहली बात। दूसरी बात इसकी ये आप लिख सकते हो कि 1950 से 1951 ईस्वी के वर्ष में चीन के भौगोलिक नक्शों को लेकर के भारत ने विरोध दर्ज कराया था, जिसमें चीन ने भारत के लगभग 50,000 वर्ग मील क्षेत्र को अपनी सीमा के अंदर दिखाया था। ये दूसरी बात। तीसरी बात इसकी ये थी मतभेद को लेकर के, तीसरी बात थी कि कौन सी बात थी कि वांडुंग में हुए अफ्रीकी एवं एशियाई देशों के सम्मेलन में भारत चीन के बीच मतभेद जो है मुखर हुए, जिसमें क्या हुआ कि भारत में चीन को लेकर के अफ्रीका एवं एशिया की राजनीति को सशक्त बल प्रदान करना था, जबकि चीन इस सम्मेलन में एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ था। तो इस प्रकार से इन दोनों में मतभेद लगातार चलते रहे। अक्टूबर 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण भी कर दिया था। भारत जैसे मतलब कि भारत जैसे ही स्थिति को संभाल पाता, 21 नवंबर 1962 ईस्वी को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी। 1965 और 1971 ईस्वी में पाकिस्तान के साथ भारत के बीच में युद्ध हुआ। इसमें चीन ने पाकिस्तान का साथ भी दिया था और भारतीय सीमा पर अपनी सैनिक हरकत भी बढ़ा दी थी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि चीन और भारत के बीच में लगातार मतभेदों की संख्या बढ़ती रही। तो ये इस प्रकार से आप लिख सकते हो, और भी बातें लिख सकते हो, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ एक एक प्रश्न के बारे में, आप लोग इसको जरूर देख लेंगे, ओके। अगला प्रश्न आपके समक्ष और करके है कि आप चाहे तो ऊपर वाला प्रश्न अगर नहीं पता तो ये कर सकते हो। प्रश्न क्या है कि भारत की सुरक्षा के आंतरिक खतरों का वर्णन कीजिए। भारत की सुरक्षा के आंतरिक खतरों का वर्णन कीजिए, बढ़िया प्रश्न है। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा के खतरे कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया आतंकवाद। आतंकवाद की जो गतिविधि है भारत की आंतरिक सुरक्षा को नंबर 1 की खतरा पहुंचाती है। दूसरी कौन सी होगी? पहला आप लिखेंगे आतंकवाद के बारे में लिख दीजिए खूब झोंक के। दूसरा क्या? भ्रष्टाचार खूब ज़्यादा फैला हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं पे आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, मतलब आंतरिक सुरक्षा को कहीं ना कहीं पे कम कर रहा है, यानी कि आंतरिक खतरा है। कौन? भ्रष्टाचार। पहला क्या? आतंकवाद। दूसरा क्या? भ्रष्टाचार। तीसरा क्या होगा आपका? नक्सलवाद। नक्सलवाद भी कहीं ना कहीं पे क्या है? आंतरिक खतरा है। चौथा क्या बता सकते हो? चौथा बता सकते हो क्या भाई? चौथा बता सकते हो? चौथा क्या बता सकते हो आप? प्रादेशिक एवं क्षेत्रीयता, यानी अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना। क्षेत्रवाद जो होता है, यानी कि अपने ही हमारा ही क्षेत्र आगे, हमारा प्रदेश आगे, या पूरे देश को ध्यान में ना रखना, कहीं ना कहीं इससे भी अंतर्राष्ट्रीयता को खतरा है, यानी कि जो है सुरक्षा होती है, आंतरिक खतरा होता है, ये बढ़ता है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के। और पांचवा आप लिख सकते हो जातिवाद और कहीं ना कहीं पे सांप्रदायवाद। जातिवाद या सांप्रदायिकता, ये भी कहीं ना कहीं पे नंबर 1 पर खतरा पहुंचाती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो ये चीज़ों को, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा आ गया? तीसरा प्रश्न आपके समक्ष आ चुका, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा की विवेचना कीजिए।
सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा की विवेचना कीजिए। सामूहिक सुरक्षा की बात की जाए तो सामूहिक सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सामूहिक सुरक्षा उसी सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय समाज के क्षेत्र में एक विस्तृत रूप होता है। इस प्रकार संक्षेप में सामूहिक सुरक्षा से के बारे में मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में आप लोग सुनिएगा। सामूहिक सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सामूहिक सुरक्षा का वास्तविक अर्थ यह है कि यदि एक राष्ट्र पर हमला होता है तो उसे सभी राष्ट्रों पर हमले की दृष्टि से देखा जाए, ये बात है। ठीक है। अब इसमें पहली बात क्या देखिएगा, किसी एक राज्य पर किया गया हमला सब राज्यों पर हमला माना जाए, ये पहली बात। दूसरी बात जो है सामूहिक सुरक्षा को लेकर के क्या होनी चाहिए, दूसरी बात ये कि किसी राष्ट्र विशेष की सुरक्षा अकेले उस राष्ट्र की चिंता का विषय नहीं है, बल्कि वह सारे अंतर्राष्ट्रीय समाज की चिंता का विषय है। तीसरी बात तब ये मतलब कि अंतर सामूहिक सुरक्षा हो पाएगी जब क्या ध्यान रखा जाए कि यदि एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा करता है तो संकटग्रस्त राष्ट्र की ओर से बाकी सब सदस्य राष्ट्र कार्रवाई करेंगे, ये। और चौथी बात इसमें ये इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कि आक्रमणकारी के अलावा और सब राष्ट्रों के बीच सहयोग सामूहिक सुरक्षा का सार तत्व है, ये बात। तो ये चार बात इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के अगर सामूहिक सुरक्षा करनी है तो ओके। वही सामूहिक सुरक्षा की कुछ विशेषताएं भी हैं। पहली विशेषता ये है कि सामूहिक सुरक्षा जो होती है शक्ति प्रबंधन का साधन है। दूसरी बात ये होती है कि सामूहिक सुरक्षा शक्ति का आधिपत्य का समर्थक करती है। तीसरी बात इसका ये है कि सामूहिक सुरक्षा एक मध्य स्तर की व्यवस्था है। चौथी इसकी विशेषता ये है कि सामूहिक सुरक्षा निवारक व्यवस्था के रूप में आती है। और पांचवी इसकी बात यह है कि सामूहिक सुरक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अस्तित्व को आवश्यक मानती है। तो इस प्रकार से सामूहिक सुरक्षा इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती है। और सामूहिक सुरक्षा जो है एक प्रकार से बात की तो सामूहिक सुरक्षा का तात्पर्य उस अंतर्राष्ट्रीय खतरे से होता है जो किसी राष्ट्र से होता है और उसके विरुद्ध सामूहिक रूप से कार्रवाई की जाती है। ठीक है। तो एक व्यक्ति है मार्गेन थाऊ कहते हैं कि एक सबके लिए और सब एक के लिए, एक सबके लिए और सब एक के लिए, ऐसा नीति होना चाहिए। यानी कि अगर कोनो एक देश है, मान लेते हैं वो पाकिस्तान मान लेते हैं भारत पर आक्रमण कर दे, या फिर कोनो दूसरा देश भारत पर, यानी अमेरिका मान लेते हैं बड़ी शक्ति है और अमेरिका क्या करे कि कोनो छोटे देश है उस पर आक्रमण कर दे, तो किसी छोटे देश पर आक्रमण कर दिया तो पूरा का पूरा देश मिल के पूरा का पूरा संयुक्त पृथ्वी मिल करके क्या करें, जितने देश है सब मिल करके अमेरिका पर आक्रमण कर दे, तो ये क्या होगा, यही होगा आपका ये। ओके, इतनी बात आपकी समझ में आ गई? इतनी बात आपकी समझ में आई मेरे भाई कि नहीं आई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। जो कुछ छोटी छोटी बातें जो आपकी बच रही हैं उसको मैं बता देने सोच रहा हूँ कि बता दूँ, नहीं तो हो सकता है कि जो है आपकी परीक्षा लगी है और मैं ना बता पाऊँ। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखिएगा। गुरिल्ला युद्ध कर्म और उसके चरण का वर्णन कीजिए। गुरिल्ला युद्ध के कर्म और चरण के बारे में पूछ रहा है। तो गुरिल्ला युद्ध कला के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं, गुरिल्ला की बात की, गुरिल्ला युद्ध कला की, तो स्थानीय जनता का सहयोग से गुरिल्ला युद्ध संभव हो सकता है। पहला एक प्रकार से इसका कर्म। गुरिल्ला युद्ध के बारे में बात की है तो पहला इसका जो है युद्ध कर्म पहला क्या है कि अस्थायी जनता का सहयोग होना चाहिए। ओके, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए भाई, भौगोलिक स्थिति जो होती है वो भी ठीक ठाक होनी चाहिए। यानी कि भौगोलिक स्थिति जो है कहीं ना कहीं पे गुरिल्ला युद्ध के लिए ऊबड़ खाबड़ जगह हो, ऊंची नीची जगह हो, घने जंगल से ढकी हुई भूमि हो, इस प्रकार से यातायात तथा संचार के साधनों की कमी हो, वहीं पर छिप छिपा करके लोग करें। ओके, और मतलब स्थानीय जनता का सहयोग मिलेगी ताकि भोजन, हथियार, छिपने के स्थान, ये सब मिल जाएं आपको। ठीक। और तीसरी बात इसकी, तीसरा कर्म ये होना चाहिए कि युद्ध लंबे समय तक ना चलना चाहिए, मतलब सॉरी युद्ध लंबे समय तक चलना, ये भी गुरिल्ला युद्ध का एक प्रकार से तीसरा कर्म होना चाहिए। यानी गुरिल्ला युद्ध जो है ये लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। गुरिल्ला का खास करके सैनिकों को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें सफलता शीघ्र ही मिल जाएगी, क्योंकि उनका लक्ष्य शत्रु से के लड़ने की क्षमता को नष्ट करना होता है ताकि वो लड़ ना सकें, उनको हानि पहुंचाया जाए। ठीक, सामने से तो ज़्यादा सेना नहीं आपके पास, तो गुरिल्ला युद्ध नीति आप देखेंगे, छापेमार युद्ध कला जो है या फिर गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाए हैं इतिहास में, उनका नाम है शिवाजी, वीर शिवाजी गुरिल्ला युद्ध नीति के बड़े प्रपज्ञाता थे, कूटनीतिज्ञ थे, सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ माने जाते हैं। तो ये गुरिल्ला युद्ध के क्या हो गए, कर्म हो गए। चरणों की अगर बात की जाए तो गुरिल्ला युद्ध के कई नियम है यानी चरण है। माओ एक व्यक्ति है, माओ ने गुरिल्ला युद्ध के कई नियम बताए हैं। पहला चरण उन्होंने बताया, प्रथम चरण में बताया कि किसी भी देश की में क्रांति को सफल बनाने के लिए तथा शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए जो पहला चरण उठाना चाहिए,
यह वह चरण है कि जनता का सहयोग तथा सहानुभूति प्राप्त करनी चाहिए जो स्वच्छ हो। ये पहला चरण। दूसरा चरण क्या होता है? दूसरा चरण माओ ने बताया कि इसमें शत्रु के लड़ने की क्षमता को छीण करें, यानी कि कम करें, ख़त्म करें तथा उसे थकाने का प्रयास किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, और थकाने का प्रयास किया जाता है, ठीक। और शत्रु के हथियारों पर कब्जा कर लिया जाए, उसे दुखी करने की कला भी शामिल इसमें की। और माओ ने कहा कि गुरिल्ला सैनिकों को यह सोचकर सभी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि सफलता उनके चरण शीघ्र ही चूम लेगी। इस चरण में शत्रु को तब तक नहीं छोड़ा जाता है जब तक यह विश्वास न हो जाए कि शत्रु का हर दृष्टि से सामना किया जा सकता है। तो ये दूसरा चरण था। तीसरा चरण जो बताया माओ ने, वो क्या बताया? तीसरा चरण बताया कि और तीसरा चरण ही अंतिम चरण है खास करके, और इसमें बताया गया कि जो है इस चरण में प्रवेश करने का जो है आदेश उस समय दिया जाता है जब सभी परिस्थितियां गुरिल्ला के अनुकूल हो जाती हैं और यह शत्रु पर अंतिम प्रहार करके उसको नष्ट करने का चरण होता है। इसमें तीसरे में यानी जो तीसरा चरण है इसमें की पहली बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गुरिल्ला सैनिकों को स्वयं द्वारा निर्धारित स्थान पर दुश्मन को लड़ने के लिए विवश करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों की जो है गुरिल्लाओं को, यानी कि जो लड़ने वाले होते हैं उनको अच्छी जानकारी होगी, जो छुपे हुए होंगे पहले से। दूसरी बात ये बताया माओ ने कि गुरिल्ला युद्ध की सफलता का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत क्या है? गतिशीलता ही है। तीसरी बात ये है इसकी कि माओ ने चीनी भाषा में गुरिल्ला समरतंत्र को समझाया है, जिसका रूपांतरण कुछ इस प्रकार से था, जो है अंग्रेजी में लिखा हुआ। जैसे कि पहली बात उसमें बताई माओ ने कि जो है इनेमी जो है एडवांस बी रिट्रैक्ट। दूसरी बात बताई किसने? माओ ने कि एनिमी जो है रिट्रैक्ट बी पर्पज़, ठीक। तीसरी बात क्या बताई? तीसरी बात बताई कि एनिमी जो है हेट्स बी हारेस हिम। और चौथी बात बताई कि एनिमी टेयर्स बी अटैक। ओके, जैसे ही एनिमी थके वैसे ही आप क्या कर दो? आक्रमण कर दो। तो ये था एक प्रकार से गुरिल्ला युद्ध के चरण जो कि हमने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष। चौथा प्रश्न है कि पाकिस्तान के सैन्य निर्माण के संदर्भ में भारत के सुरक्षा उपायों का वर्णन कीजिए। तो पाकिस्तान के सैन्य निर्माण में जैसे कि बात की जाए, पहला तो थल सेना है। थल सेना की बात की है तो भारतीय थल सेना अन्य सैन्य शक्ति में सबसे अधिक शक्तिशाली अंग है, जिसे पैदल सेना या कवचधारी सेना, तोपखाना तथा आप देखेंगे जो है प्रशासनिक टुकड़ियों में विभक्त कर थल सेना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो भारतीय स्थल सेना के अंतर्गत नियमित स्थल सेना के अतिरिक्त नियमित प्रशिक्षित सेना, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर स्काउट, प्रादेशिक सेना, राष्ट्रीय कैडेट कोर और ये तमाम प्रकार की सेनाएं जो है इसमें शामिल होती हैं। तो ये सब जो हैं, और संकट के समय में क्या होता है, और चीन एवं पाकिस्तान को निगाह में रख करके थल सेना का गठन किया गया है। उनको उनके हिसाब से ही ट्रेनिंग दी गई है ताकि अगर चीं पू करे तुरंत, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो संकट में देश को उबारने में सक्षम है थल सेना, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी चीज़ जो है क्या है? दूसरा है वायुसेना। और भारत में वायुसेना की शुरुआत ब्रिटिश सरकार 1942 ईस्वी में ही अधिसूचना जो है संख्या 565 में ही हुई थी, और यह सेना हमारी तीनों सेनाओं में सबसे नई है। यद्यपि 1935 ईस्वी में एक जो है स्क्वाड्रन में भारत में विमान क्षेत्र में काम शुरू हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय वायुसेना की शक्ति 9 जो है स्क्वाड्रन तक पहुंच गई थी। 1962 ईस्वी में चीन में से क्या हुआ कि भारत की पराजय के कारण भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ तथा बंटवारे में मिली 6 स्क्वाड्रन 45 स्क्वाड्रन तक पहुंची, और इसमें 1965 और 1971 तथा 1999 ईस्वी के कारगिल संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो एक प्रकार से आप देखेंगे तो विकासशील देशों में भारतीय वायुसेना का प्रथम स्थान है। तीसरी जो सेना है आपकी कौन सी है? नौसेना। भारतीय नौसेना का इतिहास अत्यंत प्राचीन, मतलब कि बहुत पुराना है, और प्राचीन काल में ही भारतीय राजाओं ने अपने व्यापार को अफ्रीका से लेकर के जावा, सुमात्रा द्वीप आप देखेंगे, जावा सुमात्रा आप देखेंगे दूर है, जो है इंडोनेशिया के द्वीप, बोर्निया, थाईलैंड, इन सभी जगहों पर फैलाया था। तो कहीं ना कहीं पे आज भी वो है, और आज थोड़ा सा बढ़ चुका है, और ये खास करके बड़ा ही अच्छा है। तो ये पाकिस्तान के संदर्भ और चीन के संदर्भ में विस्तृत है। अगला है और करके प्रश्न दिया गया था कि आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय खतरे के रूप में स्पष्ट कीजिए। आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय खतरे के रूप में स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय खतरे के रूप में, इसमें दो राय नहीं है। आतंकवाद के बारे में एक बार आप जो है अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि गूगल पर डाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आतंकवाद जो है कहीं ना कहीं पे ये बड़ा जो है एक प्रकार से बेकार चीज़ है।
विश्व के इतिहास पर ध्यान देने से पता चलता है कि आतंकवाद आज की ही युग की देन नहीं, बल्कि ये अनादिकाल से कहीं न कहीं पे जो है आतंकवाद दृश्य देखने को मिल रहा है। प्राचीन काल में खंजर पुरुष आतंक का सहारा लेते थे और वे अपने कपड़े में खंजर रखते थे, अपने विरोधियों पर अचानक हमला किया करते थे। मध्यकाल में खलीफा षड्यंत्रकारी आतंकवादियों से सदैव आतंकित करते रहते थे। 19वीं शताब्दी में आतंकवाद ने प्रबल रूप अपना दिखलाया और प्रथम महायुद्ध तो इसी आतंकवाद रूपी दैत्य का कारण ही बना। और पिछले 12 सालों में तो इसकी प्रक्रिया ने विश्व को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। एक आंकड़े के अनुसार श्रीलंका और भारत की घटनाओं के अलावा पिछले दशकों में 800 बार आतंकवादी प्रक्रिया की कार्रवाई किया गया है, जिसमें 8000 नागरिक घायल हुए हैं और 4500 व्यक्ति मारे गए हैं। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ पॉलिटिक्स साइकोलॉजी की संस्थापिका हैं डॉक्टर जीन नटसन। उन्होंने कहा कि आतंकवादी खुद को अपराधी घोषित करने के बजाय स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं और आतंकवादियों का सबसे बड़ा सहारा तब मिलता है उनको जब इनके राजनीतिक विचारों को जन सहयोग मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की कार्रवाइयाँ विभिन्न देशों तथा उनकी सरकारों को इस हद तक भयभीत कर देती हैं कि वे आतंकवादियों के समक्ष पराजित हो जाते हैं तथा उनकी नाजायज़ मांगें स्वीकार भी कर ली जाती हैं। आप देखे होंगे कि अफ़गानिस्तान में आपने देख ही लिया होगा। तो इस प्रकार से आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझा सकते हो। अगला देखिएगा, 5वां प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 5वां प्रश्न आप देखिएगा, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में जनशक्ति यानी जनसंख्या के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो निश्चित तौर पर जनसंख्या है, इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या अगर नहीं है तो फिर वो राज्य शक्ति के रूप में नहीं है। और जनसंख्या कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तो राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक एवं निर्माण में जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यद्यपि जनसंख्या की अधिकता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव स्थापित करे ऐसा नहीं है, परंतु अधिक जनसंख्या वाले राज्य के कम जनसंख्या वाले राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होने के अवसर होते हैं। अगर बड़ी जनसंख्या वाले राज्य जैसे इंडोनेशिया, ब्राज़ील और नाइजीरिया अपनी प्राकृतिक संपदा का आधुनिक तकनीकी ज्ञान से प्रयोग करना प्रारंभ करें तो उनके शक्तिशाली होने की अधिक संभावनाएं हैं। यूरोप में अधिक जनसंख्या वाला राज्य ही प्रभावशाली होता रहा है। तो जनसंख्या की अधिकता कहीं न कहीं पे राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में नकारात्मक प्रभाव भी डालती है। अगर एक बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने, शिक्षा देने एवं आवास देने के साधनों का अभाव होगा तो राष्ट्रीय शक्ति के स्थान पर यह राष्ट्रीय दुर्बलता का कारण भी बनेगी। इसीलिए जनसंख्या संतुलित होनी चाहिए, तभी यह राष्ट्रीय शक्ति के रूप में आधुनिक युग में प्रभावशाली तत्व मानी जा सकेगी। ओके, ये बात लिख दीजिएगा। और अगर क्या दिया और भी ये बातें आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि भारतीय भयादोहन के तत्व और ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी, गरीबी बढ़ेगी, इसी प्रकार से और भी चीज़ें होंगी। परमाणु भयादोहन के तत्वों का वर्णन कीजिए। परमाणु भयादोहन, परमाणु भयादोहन के तत्वों का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। परमाणु भयादोहन के तत्वों को लिखिए। तो परमाणु भयादोहन के पहला तत्व कौन सा भाई? पहले भयादोहन है क्या? भयादोहन का इतिहास युद्ध जो है बड़ा ही फेमस रहा है और इतिहास से जुड़ा हुआ रहा भयादोहन। आप देखेंगे जो है प्रत्येक काल अथवा समय में प्रत्येक राज्य समाज से जुड़े लोगों ने अपनी जो है शांति क्षमता तथा प्रभाव एवं सामर्थ्य को कहीं न कहीं पे उसके अनुसार प्रयोग किया है। और दंड का भय सामाजिक व्यवस्था के ताने बाने को मजबूत रखता है और यदि यही भय मनुष्य के अंदर से कहीं न कहीं पे समाप्त हो जाता है तो सारी सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। और आज परमाणु का युग है। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर इसके प्रयोग आप लोग तो देख ही चुके होंगे, मतलब आप लोगों ने नहीं देखा होगा लेकिन पढ़ा जरूर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 ईस्वी में जो है जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर जो है बम विस्फोट किए गए अमेरिका के द्वारा। तो ये सब कहीं ना कहीं पे अगर परमाणु का भय ना रहे तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि ये ज़्यादा हो जाएगा और ख़तरा ही बनता जाएगा। तो परमाणु भयादोहन के मूल तत्व एवं आधार पहला क्या है? पहला है कि संसूचना या संचार साधन, पहला है। ओके, दूसरा क्या आप लिख सकते हो? दूसरा है आपका सामर्थ्य क्षमता। दूसरा क्या है आपका? दूसरा क्या है भाई? दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका क्या है भाई? सामर्थ्य क्षमता दूसरा है। तीसरा क्या है आपका? तीसरा क्या हो सकता है आपका भाई? तीसरा क्या है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। तीसरा क्या है? दूसरा सामर्थ्य क्षमता है। तीसरा क्या है? विश्वसनीयता आपकी है। चौथा कौन सा है आपका?
तो इस प्रकार से आपका इतना ही लिख देंगे तो हो जाएगा। विश्वसनीयता की बात की तो भयाद्वहन की नीति के सफल कार्यान्वयन की आवश्यक शर्त जो होती है विश्वसनीयता ही होती है। विपक्षी राष्ट्र को यह पूरी जानकारी हो कि यदि उसे यथोचित कार्य किया मतलब कि अगर किया तो उसे अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ेगा और लाभ की नाम मात्र संभावना रहेगी, तो कहीं ना कहीं पे वो होगा परमाणु भयाद्वहन की। तो ये अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो ये छठवां प्रश्न आप देखेंगे, भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की भूमिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्या है आपके समक्ष? प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बड़ा लंबा यार, बहुत ज़्यादा प्रश्न है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा समय लग रहा है और इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, नहीं विस्तार से आपको समझाता, मेरे पास समय बहुत ज़्यादा कम है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की भूमिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओके, तो भारत में रक्षा अनुसंधान और किस पर बोल रहा है, अनुसंधान और विकास संगठन पर एक टिप्पणी आपको लिखनी है, तो आप लिख सकते हो विस्तार से, इसके बारे में आपकी सीरीज में मिल जाएगा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, हम और भी मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की भूमिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को लेकर के अगर पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? आप लिख दिया रक्षा और विकास पर प्रकाश डालिए, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो आप एक बार अपना सीरीज खोल लीजिएगा, उसमें ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा। वैसे थोड़ी बात मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो आप सुन सकते हो बड़े आसानी से। कि विश्व की बात की जाए तो विश्व के सभी राष्ट्रों की अवधारणा यह रही है कि सैद्धांतिक रूप से शांति तथा समृद्धि व सद्भावना का वातावरण बनाए रखे, और परंतु इतना विचार परिपक्व होने से जो है पूर्व सभी राष्ट्र आंतरिक युद्ध रूप से युद्ध की तैयारी तथा राष्ट्र की रक्षा के लिए अधिकतम प्रयास करते रहे हैं। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे इधर तो कहेंगे कि ये सब ना करो, संयुक्त राष्ट्र संघ इस दृष्टि से कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि वह अपने स्वामी जो उसका है अमेरिका जिसको कहते हैं उसको ही नहीं रोक पाता। अमेरिका और ये बड़े बड़े जो देश हैं वो लगातार अपना तो कुछ मतलब कि अपने जो हथियार बनाना होगा वो सब बना लेंगे, लेकिन अगर आप बनाओगे तो उस पर प्रतिबंध लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे दुनिया भर का। तो कहीं ना कहीं पे ये सब ध्यान में रखते हुए भारत ने भी अच्छे तरीके से किया और पोखरण में आकर के परमाणु परीक्षण भी किया है। और इसको एक बार अगर आप भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन पर अगर एक बार गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जानकारी कलेक्शन कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है और करके दिया गया कि राष्ट्र की विदेश नीति, रक्षा नीति एवं गृह नीतियां एक दूसरे से संबंधित होती हैं, व्याख्या कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण कथन है, इस प्रश्न को भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वरना आपकी सीरीज में ये प्रश्न आपको जो है मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। ओके, तो निश्चित तौर पर ये प्रश्न ठीक ठाक है आपका। राष्ट्र की जो जनसंख्या होती है, ओके, वो निश्चित तौर पर राष्ट्र की जो विदेश नीति है, रक्षा नीति और जो गृह नीति है, ये एक दूसरे को क्या करती है, कहीं ना कहीं पे प्रभावित करती है। तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम से मतलब कि मिल जाएगा आपकी सीरीज में। वहीं आगे देखते हैं हम अगला आपका, केवल 2 प्रश्न आपको यहाँ से करने, दीर्घ टाइप के प्रश्न है, खंड 7 से दीर्घ टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 शब्दों में उन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। 7वां प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आपकी, राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित कीजिए तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा पढ़ लीजिएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख तत्वों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आएगा तो आएगा, 100% लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पाक इस्लामी बम एवं भारतीय विकल्प पर टिप्पणी लिखिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, आपकी सीरीज में मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 9वां नंबर प्रश्न, शक्ति संतुलन को परिभाषित कीजिए तथा उसको स्थापित करने के तरीकों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न पढ़ लीजिएगा, आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा, कोई भी राष्ट्र बिना सैन्य शक्ति के अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं कर सकता, व्याख्या कीजिए। कथन क्या कि कोई भी राष्ट्र बिना सैन्य शक्ति के अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं कर सकता, व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न आप पढ़िएगा कि भारत में नक्सलवाद पर एक निबंध लिखिए। तो ये पर जरूर पढ़ लीजिएगा, नक्सलवाद के बारे में, आतंकवाद के बारे में सब आते हैं प्रश्न। और नेक्स्ट जल्द ही आपके समक्ष मनोविज्ञान का जो पेपर 1 हमने दे दिया, पेपर 2 की वीडियो जल्दी आपके समक्ष आएगी। तो आप लोग फटाफट से जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।